बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोरल रीफ, उनका रोल इन इकोसिस्टम और उनके इस वक्त क्या सिचुएशन है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये दो चार बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एनिमल किंगडम के फाइला पर नज़र डालें तो दूसरा फाइलम निडेरिया है। निडेरिया या इसका दूसरा नाम क्या था? सिलेंट्रेटा, और इसके मेंबर्स को सिलेंट्रेट्स भी हैं। इसके कुछ मेंबर्स हैं जो शेल सिक्रीट करते हैं, और ये बेसिकली दो तरह के थे ना सिलेंट्रेट्स, मेडूसा फॉर्म और पॉलिप फॉर्म। अगर आपको याद हो तो पॉलिप फॉर्म इस तरह से होता था, जैसे हाइड्रा है, इधर मुंह है, इधर टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स जिसके ऊपर की तरफ हो, नॉन मोटाइल हो, तब इसको पॉलिप कहते थे। अगर टेंटिकल्स नीचे की तरफ हो और ये मोटाइल हो तो इसको मेडूसा कहते हैं। ये मेडूसा फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म है, और इसी वजह से इनके अंदर एक सलाहियत पाई जाती थी जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आप इधर तवज्जो करें, जो पॉलिप फॉर्म है इसके बहुत सारे मेंबर काफ़ी छोटे भी हैं, हालांकि ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, छोटे हैं, और वो एक शेल सिक्रीट करते हैं। शेल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये समंदरी है, समंदर में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा है, और पूरे समंदर में भी नहीं, जो खास ऐसे साहिल जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की कसरत हो वहाँ ये इनहेबिट होते हैं, वहाँ जाकर रहते हैं। और वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में ये सुराख बना के रखते हैं। इन सुराखों के जरिए ज़रूरत के वक्त अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालते हैं, और इस तरह ये शेल में रहने वाला एक ग्रुप है। इनको कहा जाता है कोरल्स, यानी सिलेंट्रेटा का वो ग्रुप जो शेल बनाकर शेल के अंदर महफूज रहता है, उनको कहा जाता है कोरल्स। और बल्कि कोरल, और अगर एनिमल मर जाए तो ये शेल, खाली शेल बचता है, और शेल्स के डिपॉजिट को कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ भी कह सकते हैं, खाली रीफ भी कहते हैं। अच्छा, इनका एक खास तरीकाकार ये है कि एक एनिमल ने जो शेल बनाया है, एनिमल मरने के बाद वो खाली हो जाए तो इसी तरह का दूसरा एनिमल उसके अंदर जाके नहीं रहता। हर एनिमल अपना शेल खुद सिक्रीट करता है। नतीजतन क्या होता है, ये फर्ज करें एक समंदर है, ये कम गहरे पानी में रहते हैं, यहाँ पर एक शेल खाली हो गया, एनिमल मर गया, इसके ऊपर दूसरा शेल बनाया गया, अभी लिविंग है, कल मर जाएगा तो ये इसी तरह रहेगा। इस तरह से इनके टाल लग जाते हैं और बड़े बड़े डिपॉजिट्स बन जाते हैं मुख्तलिफ शेप और साइज के। इनको कोरल रीफ्स कहा जाता है। अब कोरल रीफ में मरकजी किरदार तो सिलेंट्रेट्स का है, लेकिन कुछ स्पॉन्ज भी इधर आके रह सकते हैं। स्पॉन्ज या फाइलम पोरिफेरा के मेंबर, वो भी इधर आकर रह सकते हैं, तो उनके मरने के बाद उनका शेल भी इधर डिपॉजिट हो जाता है। तीसरा, यहाँ कुछ मोलस्क्स पे आके रहते हैं। आपको मालूम है मोलस्का का शेल कैल्शियम कार्बोनेट का है, और वो भी इधर आके रहने की वजह से इस खाली शेल्स के टाल में एक और इजाफा होता है, और इनमें से बहुत सारे एल्जी भी इधर रहते हैं। एल्जी ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन वो एल्जी एक तरह से इन रीफ में रहने वाले जानदारों के लिए प्रोड्यूसर का किरदार अदा करते हैं। ऑटोट्रॉफ होने की वजह से ऑक्सीजन का भी सोर्स है, और खुराक बनाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको प्रोवाइड करते हैं, तो इधर ये आते हैं। अच्छा, अब यूँ समझो पत्थरों का एक ढेर जमा हो जाता है। जिस तरह कहीं आपने देखा होगा नेचर में हमें पत्थरों के ढेर नजर आते हैं, तो इसके अंदर खाली स्पेसेस भी होते हैं। उन स्पेसेस में दूसरे जानदार भी आके रहने लगते हैं। तो कोरल रीफ की बिल्डिंग बेसिकली सिलेंट्रेट्स ने की है, उनकी असिस्टेंस की है मोलस्का ने भी, और कुछ पोरिफेरास ने भी। और
इसको इकोसिस्टम बनाने में कुछ एलजी का भी किरदार है। अब जब ये सब कुछ इधर मिल गया तो कई दीगर जानदार, कोई यहाँ पनाह लेने आएगा, कोई यहाँ एलजी को खाने के लिए आएगा, कोई ब्रीडिंग साइट बनाकर अंडे देने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए इधर आएगा। तो देखते देखते क्या होता है, ये इकोसिस्टम, नया एक इकोसिस्टम वजूद में आता है जहाँ लाइफ की तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है, जहाँ जानदार, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी और डिकम्पोजर की शक्ल में पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो अब इनको कहा जाता है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को उर्दू में, अरबी में मरजान कहा जाता है। ये रंग बिरंगे होते हैं और रंगों की मेन वजह इनके साथ जो सिम्बायोटिक एल्जी रहते हैं उनकी वजह से, क्योंकि आपने देखा है कि एल्जी के अंदर मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स हैं। किसी के पास क्लोरोफिल है, किसी के पास जेंथोफिल है, किसी के पास फ्यूकोजेंथेन है, किसी के पास कोई, किसी का पास, तो मुख्तलिफ रंग बिरंगी एक दुनिया वजूद में आती है। अच्छा, अब इस दुनिया में क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनमें से किसी को रिहाइश मिलती है, किसी को डिफेंस मिलता है, यानी इधर उधर रह के कोई हमलावर आ जाए तो ये छुप जाते हैं, और कई प्रेडेटर इधर इनके पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जानदार मिलकर इन्होंने एक इकोसिस्टम डेवलप किया, और समंदर के अंदर सबसे एक्टिव, सबसे ज़्यादा फंक्शनल इकोसिस्टम ये कोरल रीफ का है। लेकिन ये कोरल रीफ हर समंदर में नहीं है। इसमें बेसिकली दो तरह के समंदरों में ये पाए जाते हैं। एक तो आप देखते हैं ये इक्वेटर के आसपास जो समंदर हैं वहाँ कोरल रीफ हुए तो उनको कहा जाएगा, नाम जहर से निकल मैं बताता हूँ। दूसरा इधर उसके हैं तो इनको ट्रॉपिकल ओशंस एंड सीज कहा जाता है। यानी ये इक्वेटर के आसपास जो गर्म समंदर हैं उनमें भी हैं, और ट्रॉपिक्स में जो समंदर हैं उसमें भी हैं। और ये है किस तरह से, ये भी सोचने वाली बात है कि बिल्कुल किनारे पर नहीं है, बहुत गहरे पानी में भी नहीं होती। ये मेन किनारे से हो सकता है बाज़ औक़ात 1-2 किलोमीटर दूर हो और बहुत गहरा समंदर ना हो, वहाँ ये बनते हैं। बाज़ औक़ात ये जज़ीरों की शक्ल में इख्तियार कर लेते, ऊपर भी उभर के आते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, अब देखते हैं फ़ायदे। पहला फ़ायदा, इट इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की सक्सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्पीशीज एक दूसरे को रिप्लेस करते करते जाकर क्लाइमेक्स कंडीशन तक आ जाती हैं। तो ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम है, यानी क्लाइमेक्स कंडीशन का है, तो यहाँ लाइफ की एक्टिविटी है। दूसरा, दिस प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर सेवरल ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे जानदारों के लिए हैबिटेट फराहम करता है। तीसरा, इट प्रिवेंट्स कोस्टल इरोजन। देखें, ये समंदर का साहिल इधर है ना, साहिल तो ऊंचा होता है समंदर से। रेतला साहिल हुआ तो समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। वो लहरें जब आगे बढ़ के वापस आ जाएंगे तो साहिल को इरोड करेंगे। लेकिन जहाँ कोरल रीफ का इकोसिस्टम बन चुका है वहाँ पर ये समंदर की लहरें, इनकी शिद्दत में कमी आ रही है। शिद्दत में कमी आने की वजह से जो सॉइल इरोजन या कोस्टल इरोजन था वो रुक जाता है। ये भी एक फायदा है। तीसरा फायदा, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ ओशन वेव्स। समंदर से जो लहरें पैदा होती हैं उनकी शिद्दत को कम करती है। थोड़ा तवज्जो करने का देखें, इनके बीच में आने की वजह से समंदर के दो हिस्से होते हैं। एक तो मेन दरमियान वाला समंदर, दूसरा ये किनारे वाला समंदर। तो समंदर, दरमियान वाले समंदर में तो बहुत हैवी लहरें आती हैं। उन लहरों की शिद्दत की वजह से बहुत सारे जानदार उधर रहने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन जब ये लहरें आकर इस कोरल रीफ से टकराएंगी तो इस तरफ जो पानी बचा है उसमें पानी का में बहुत ज़्यादा ठहराव आएगा।
पानी में लहरों की शिद्दत कम होगी तो जो इन शदीद लहरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो एनिमल इधर आके बस जाएंगे। तो एक तो डायरेक्ट हैबिटेट इन्होंने फराहम किया, दूसरा इनडायरेक्टली भी छोटा सा हैबिटेट और इधर इन्होंने फराहम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इकोसिस्टम ओवरऑल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक नुकसान भी माजी में होता रहा है, वो ये है कि बाज़ औक़ात बाहर से तो कोई पहाड़ वहाड़ नज़र नहीं आता था, समंदरी जहाज़ आके टकराए हैं इनसे, यानी ये रॉक की शक्ल में नज़र आता है, बहुत मजबूत है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो रॉक, तो जहाज़ों के हादसे हुए माजी में। लेकिन अभी क्योंकि जहाज़ों के अंदर पानी की डेप्थ में भी देखने की अपरेटस या आलात लगे होते हैं, इसलिए अब ये हादसा कम से कम नहीं होते। तो इनका एक नुकसान ये है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, कोरल रीफ का ये चहल पहल वाला इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और डिस्ट्रक्शन की तरफ कैसे जा रहा है, उसमें अगेन वो ग्रीन हाउस गैसेस का अमल दखल शुरू हो चुका है। ग्रीन हाउस गैसेस में सरफेस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए हम पहले किसी टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, इसका कंजम्पशन कम हो चुका है। मैं जस्ट 2 मिनट में आपके इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को, एक तो प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूसर हैं ऑल लिविंग थिंग्स, सारे जानदार रिस्पायरेशन करते हैं और इस रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह सारे जानदारों में मरना होता है, डिकम्पोजिशन, इसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। और इसको ठिकाने लगाने का कंज्यूमर एक ही ग्रुप था जो प्रोड्यूसर्स कहलाते थे। अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इधर भी मैंने प्रोड्यूसर लिखा, इधर भी प्रोड्यूसर लिख रहा हूँ। ये प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, और ये प्रोड्यूसर इकोसिस्टम वाले प्रोड्यूसर हैं। तो अगर प्रोड्यूसर से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इधर लिखें ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स में 3 ग्रुप हैं, प्लांट, एल्गी और सम बैक्टीरिया। देखें हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करना था ना फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना था। डिफॉरेस्टेशन करके पौधों को हमने तबाह करना शुरू किया अपने मकसद के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए। तो हमने जो इस्तेमाल कर रहे थे उनको कम किया है, जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनको नेचुरल तो है ही, आर्टिफिशियली बर्निंग ऑफ फ्यूल जलाकर इसकी मिकदार को बढ़ाना शुरू किया है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार दुनिया में बढ़ रही है और एक अंदाज़ा है कि तकरीबन डेली 22 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली गई तो कोरल रीफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कोरल रीफ के ऊपर असर देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में प्रोड्यूस होती है उसका तकरीबन 25% इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशंस। ओशंस इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब होने का मतलब पानी में शामिल हो रही है। पानी में शामिल होगी तो पहले मरहले में ये डिसॉल्व हो जाएगी, यानी अपने नेचर को तब्दील किए बगैर पानी में मिक्स हो। और उसके बाद क्या होगा, इसका पानी के साथ रिएक्शन हो जाएगा, CO2 प्लस H2O, इसके नतीजे में बन जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है इसलिए टूट जाएगा फौरन, इसमें H2CO3 will be broken into H plus and HCO3 कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट बन जाएंगे और हाइड्रोजन अलग। इस हाइड्रोजन के बढ़ने की वजह से पानी में हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ जाएगी तो इसको कहा जाएगा एसिडिफिकेशन। समंदर में तेजाबियत बढ़ गई, ये अमल क्या कहलाएगा, एसिडिफिकेशन। और जब एसिडिफिकेशन हो जाती है तो उससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इकोसिस्टम यही कोरल रीफ वाला है।
जहां सबसे ज्यादा चहल पहल थी, यहाँ क्या होगा, एक काम तो ये होगा, पीएच लेवल ड्रॉप होने से जो छोटे जानदार हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, तो उनकी डेथ रेट बढ़ गई। दूसरा कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ये जो रीफ बन रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट के बन रहे, इस लो पीएच वैल्यू में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन पा रहा है, लिहाजा उनके शेल नहीं बनेंगे, तो नया कोरल रीफ कैसे बनेगा। तो ये तबाही का सबब बन गई है ये कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपने अंदाजा किया कार्बन डाइऑक्साइड लैंड इकोसिस्टम के लिए भी अजाब है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही है, उधर ग्रीन हाउस गैस बन रही है, इधर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी एसिडिफिकेशन करके फिर वहां रहने वाले जानदारों के लिए मुसीबत बनी। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, लॉस ऑफ कोरल रीफ्स। अगर अब ये कोरल रीफ डिस्ट्रॉय होते हैं या डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ हुआ तो इससे नतीजा क्या निकलेगा, सबसे पहला नतीजा लॉस ऑफ हैबिटेट। मैंने आपको बताया था यहाँ प्रोड्यूसर्स भी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, सेकेंडरी भी हैं, टर्शियरी भी हैं, डिकम्पोजर सब हैं। तो जब कोरल रीफ ही नहीं बनेंगे तो उन सब के घर छिन गए, घर छिन जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, समंदर में जो छुपने के लिए इधर आए थे वो एक्सपोज हो गए तो मारे जाएंगे, और एसिडिटी की वजह से कोई और मारा जाएगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो इतना वाइब्रेंट था वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन पूरी दुनिया का हाफ ऑफ कोरल रीफ्स आर फेसिंग डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत कम कोरल रीफ आज महफूज हैं। 50% कोरल रीफ के लिए खतरा है कि यही हालत रहे तो अनकरीब वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो फिर उसके अलग असरात शो होना शुरू हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। मसलन जो कोस्टल इरोजन था वो शुरू हो जाएगा, समंदर की हेवी वेव्स इधर तक आएंगी और वो हो सकता है ज़मीन के अंदर भी चले जाएं। तो एक तरह से न सिर्फ एक बना बनाया इकोसिस्टम तबाह हो गया, बल्कि जो सराउंडिंग या नियर बाय इकोसिस्टम्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करें अभी, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो सोचना शुरू करें। अमूमन जब हम लाजवाब होते हैं ना, सोच के हमारे जहन में सवालात उठते हैं, जवाबात नहीं मिलते तो फिर उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं। मसलन सबसे आसान शॉर्टकट है, मैंने तो नहीं किया है तो मुझे क्या फिक्र पड़ी है कराची के साहिल में पड़े हुए कोरल रीफ की, मैं इधर फिक्र करके दुबला हो जाऊं। तो ये इसको खुदगर्जी कहते हैं, खुदगर्जी नहीं। हम इस पूरी दुनिया के वजूद की एक ईंट हम भी हैं, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी है, यानी हम वो सबब ना बने जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, या कम से कम जहां हमारी बात सुनी जा रही है उनको बता दें कि इसके प्रोडक्शन को कम करें, इसके कंजम्पशन को बढ़ाने का एहतमाम करें। जैसे आप अपने घर में अगर थोड़ी सी भी जगह है तो एक दरख्त लगा सकते हैं, अपने स्कूल में दरख्त लगा सकते हैं, दफ्तर में लगा सकते हैं, उसकी केयर करना ज़रूरी है। ये भी एक बड़ा इशू है कि हम दरख्त तो हर साल लगाते हैं, लेकिन लगा के फोटो खिंचवा के वापस आ गए, पीछे से बकरी आके हमारे वापस घर पहुंचने से पहले बकरी आके चबा के चली जाती है। अल्लाह खैर सब, वरना हर साल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड थ्रू आउट पाकिस्तान। तो ये जंगल क्यों नहीं बनता है, इसलिए कि केयर नहीं है। तो ये केयर करके इसको बचा के हम समंदर के इकोसिस्टम को महफूज बना सकते हैं, और समंदर महफूज तो हम महफूज, वरना समंदर की सतह वैसे भी बुलंद हो रही है और उसको मेन लैंड तक आने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, तो मेन लैंड पूरी तबाह हो सकती है। ठीक हो गया।